औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन डी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम विटामिन डी के फॉर्म्स के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में और इसकी डिफ़िशियंसी की वजह से जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन डी चूँकि हम सब लोगों को पता है इट्स अ फैट सोल्युबल विटामिन, ग्रुप ऑफ स्टीरोल्स, फैट से बिलोंग करता है और इसका फंक्शन हार्मोन की तरह होता है। विटामिन डी के 2 फॉर्म्स है, विटामिन D2 जिसको एर्गोकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 जिसको कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 प्लांट से ऑब्टेन होता है एंड विटामिन D3 एनिमल से ऑब्टेन होता है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? तो जो एनिमल सोर्सेज है उनमें एक सोर्स तो सन भी है कि सन स्किन जो है एक्सपोज टू सन हो, और फिशेस हो, कलीजी, लिवर एंड ये एग योक यानी अंडे की जर्दी में पाया जाता है। विटामिन D2 जिसको एर्गोकैल्सिफेरॉल ये मशरूम में पाया जाता है, ये यीस्ट में पाया जाता है। और ये आप लोगों ने याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिल्क विटामिन डी का इतना अच्छा सोर्स नहीं है। मिल्क में इतना ज़्यादा विटामिन डी नहीं पाया जाता। हमारी बॉडी में विटामिन डी की सिंथेसिस किस तरह होती है और वो किस तरह मेटाबोलाइज होता है। तो विटामिन डी किस तरह सिंथेसाइज होता है? जब भी हमारी बॉडी पर सन के रेज पड़ती है तो हमारी वो स्किन में हमारे पास 3 लेयर्स है, उनमें एक लेयर डर्मिस है। तो वहाँ पर 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। वो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज यूवी रेज कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है ये सीरम में प्रेजेंट होता है, ये प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ये D3 में कन्वर्ट हो जाता है। कोलिकैल्सिफेरॉल पर लिवर में जाता है, लिवर में इसकी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होती है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिलेज, और इसको हम कैल्सीडायोल भी कहते हैं। ये फिर जाता है किडनी में वहाँ पर 1 हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, वो इसको कन्वर्ट करता है कैल्सीट्रायोल में या 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। किडनीज़ में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रेजेंट होता है और वो कौन सा है? वो कैल्सीट्रायोल है। अब विटामिन डी के लिए दोनों एंजाइम लिवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज और किडनी में 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये दोनों विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। कैल्सीट्रायोल के फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो एक इंटेस्टाइन में इसका फंक्शन है और एक इस बोन में इसका फंक्शन है। इंटेस्टाइन में ये क्या करता है कि ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, और ये किस तरह इंक्रीज़ करता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और बोन में अगर विटामिन डी कम हो तो ये मिनरलाइजेशन ऑफ बोन करता है, अगर ज़्यादा हो तो ये बोन डीमिनरलाइजेशन करता है। लेकिन ओवरऑल फंक्शन ऑफ विटामिन डी हम कह सकते हैं कि ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन रखना इनसाइड द बॉडी। अगर हमारी सीरम में कैल्शियम का लेवल कम हो तो पैराथायरॉयड हार्मोन को एक्टिवेट करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है, वो 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम उसको एक्टिवेट करके एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाता है। और इसी तरह अगर फॉस्फेट का लेवल भी कम हो तो वो भी 1 हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को एनहांस करके विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म यानी कैल्सीट्रायोल को सिक्रीट कराता है और वो फिर अपना फंक्शन बोन में एंड इंटेस्टाइन में परफॉर्म करता है। इंटेस्टाइन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को इंक्रीज़ करता है ताकि कैल्शियम एंड फॉस्फेट का सीरम लेवल उसको मेंटेन कर सके। विटामिन डी अब किस तरह कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है और इंटेस्टाइन में इसकी किस तरह से एब्जॉर्प्शन करता है? तो एंटेरोसाइट जो इंटेस्टाइनल सेल्स है वहाँ पर कैल्सीट्रायोल जाता है, इसका एक रिसेप्टर होता है जिसको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं, उसके साथ बाइंड होकर कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है। वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर डीएनए के साथ मिलकर मैसेंजर आरएनए बनाता है यानी अपनी ट्रांसक्रिप्शन करवाता है और प्रोटीन बनाता है जिसको हम कार्बेंडिन कहते हैं। कार्बेंडिन एक ल्यूमिन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और फिर उस कैल्शियम को ब्लड में
पहुंचाता है। तो इसी तरह कार्बेंडिन जो है ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को मेंटेन करता है, उसमें हेल्प करता है। अब बोन में इसका क्या रोल है, तो विटामिन डी जो है बोन में इसका क्या रोल है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको जानना है। ऑस्टियोब्लास्ट्स ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स ये बोन के अंदर सेल्स होते हैं जो कि बोन की डीमिनरलाइजेशन करते हैं या उनको डिज़ोल्व करते हैं। एंड ऑस्टियोप्रोटीजेरिन ये क्या करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट के डिफरेंशिएशन और उसके फंक्शन को इनहिबिट करता है। किस तरह इनहिबिट करता है ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। रैंकिल रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा एंड रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर KB ये रिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट पर जो रिसेप्टर होता है वो रैंकिल होता है। विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन इसको एक्टिवेट करते हैं। इस पर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है रैंकिल पर, और OPG पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट किस तरह होता है कि ये रैंकिल को एक्टिवेट करके फिर इसको रैंक रिसेप्टर होता है ऑस्टियोक्लास्ट के सरफेस पर यानी सेल मेम्ब्रेन पर, उसके साथ बाइंड करता है। और ये जब बाइंडिंग हो जाती है तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन हो जाती है। और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन हमें पता है कि ये बोन रिजॉर्प्शन करता है, ये उससे कैल्शियम एंड फॉस्फेट को एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में भेजता है, और इसी तरह ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और OPG वो किस तरह इसको इनहिबिट करता है, तो ये रैंकिल एंड रैंक ये दोनों जो रिसेप्टर्स है इनको आपस में बाइंड होने नहीं देता। अगर ये बाइंड नहीं होंगे तो ऑस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन नहीं होगी। ऑस्टियोक्लास्ट की डिफरेंशिएशन नहीं होगी तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो ब्लड में नहीं आएगा, वो इनसाइड द बोन ही रहेगा। तो इसी तरह रैंकिल OPG कम्प्लेक्स बनाकर ये इसको इनहिबिट करता है। अब ये कितना रिक्वायर्ड है तो डिपेंड करता है एज पर। अगर 1 to 70 ईयर्स ओल्ड है तो 15 मिलीग्राम पर डे या 600 इंटरनेशनल यूनिट। अगर 70 ईयर्स से अबव है तो उनके लिए 20 मिलीग्राम या 800 इंटरनेशनल यूनिट। और जो बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं उनके लिए हमें सप्लीमेंट्स विटामिन डी के देने चाहिए, क्योंकि मिल्क हमने पढ़ लिया इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। कौन कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है जब विटामिन डी डिफिशेंट हो, और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लें तो क्या हो सकता है। तो अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कम हो, हम कम ले लें, तो चिल्ड्रन में ये रिकेट्स काज करता है और एडल्ट्स में ये ऑस्टियोमलेशिया काज करता है। अब रिकेट्स क्या होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके बोन जो है वो वीक हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, ईज़ीली टूटते हैं। तो ये अगर विटामिन डी प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से रिकेट्स होते हैं बच्चों में। और बोन में अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है बोन का जो कि 30% होता है, उसमें 95% कोलेजन होता है और नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन 5% होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कि 70% होते हैं, इनमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा यानी 95% होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का रोल क्या है, तो ये बोन को टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और इसके मैचुरेशन, इसके कैल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। हम विटामिन डी कम ले रहे हैं या सनलाइट को एक्सपोजर नहीं है हमारा, तो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रायोल वो कम होगा, और अगर वो कम होगा तो इंटेस्टाइन में से कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो कम होगी। और अगर वो कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, तो इसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। वो पैराथायरॉयड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करेगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन जाकर किडनी पर अपना एक्शन करेगा और बोन में जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब क्या करेगा, तो किडनी में ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करे। और बोन में ये जो है कैल्शियम बोन की डीमिनरलाइजेशन करेगा, ताकि कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में ले जाया जा सके। और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल बोन्स में कम हो जाएगा, और कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों हमारी बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर वो नहीं होगी तो हमारी बोन्स वीक होंगे।
और रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन में, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, वो हमने पढ़ लिया। तो रिकेट्स में हम बच्चों को देखते हैं कि उनके पाँव इस तरह के होते हैं, इसको हम बॉव शेप्ड कहते हैं। और एडल्ट्स में हमने देखा कि ऑस्टियोमलेशिया काज करता है, तो ये ज़्यादातर ओल्डर एंड यंग जो बच्चे होते हैं। और रिकेट्स की तरह होता है। विटामिन डी अगर क्रॉनिकली डिफिशिएंट हो उनमें भी बॉव लेग्स हो सकते हैं, और बोन्स की फ्रैक्चर, और इसके अलावा बोन्स वीक होंगे और मसल में पेन होगा। और ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट्स के पाँव इस तरह होंगे, यानी बोन्स इनके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स बच्चों को दे सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी जिन जिन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, फ़िश वगैरह में, वो ज़्यादा खाना चाहिए। और हाइपोकैल्सीमिक टेटनी भी हो सकती है। वो किस तरह हो सकती है, तो अगर हमारे ब्लड का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम है, और वो क्यों कम होगा, अगर विटामिन डी क्रॉनिकली डिफिशिएंट है, तो इसके साथ हाइपोकैल्सीमिक टेटनी होगी। और अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसमें कोई डिसफंक्शन है, तो उस वजह से भी हाइपोकैल्सीमिक टेटनी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स तो आप देख सकते हैं, मसल क्रैम्प्स, नमनेस एंड टिंगलिंग होगी, एंड सीज़र्स होंगे, झटके वगैरह फील होते हैं इंसान को। ट्रीटमेंट अब हम इसकी क्या करेंगे, तो आईवी कैल्शियम रिप्लेसमेंट, यानी इंजेक्शंस या ड्रिप्स वगैरह लगाएंगे कैल्शियम जिसमें हो। और ये जो है इसकी डिफिशिएंसी सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी काज करता है। अगर क्रॉनिक किडनी फेलियर हो तो ब्लड का जो फॉस्फेट लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो एक्सक्रीशन उसकी कम हुई है, और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कम होगा। तो इस दोनों कंडीशंस की वजह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ होगी, और इसको हम सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा हम लें और इसका हमारे ब्लड में लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, यानी 60,000 IU अ डे ऑफ विटामिन डी हम लें बहुत सेवरल मंथ्स तक, तो फिर ये टॉक्सिसिटी काज कर सकता है। विटामिन डी अगर ज़्यादा हो तो आपकी भूख मिट जाती है, दिल ख़राब होता है इंसान का, और इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और विटामिन डी जो है इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, और बोन से जो है कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, और ये हाइपरकैल्सीमिया कर सकता है अगर विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा हो। और हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो आर्टरीज़ में वो डिपॉज़िट हो जाता है, और इसके अलावा किडनीज़ में जाकर वहाँ पर किडनी स्टोन्स भी काज करता है। तो एक्सेस में लेना भी बुरा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें।